यूपी का एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे जो भी एग्जाम आएगा उसके स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होंगे स्टेट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी चल रही है कंबाइंड स्टडी फॉर द ऑल द पीएससी स्टेट पीसीएस, बेसिकली स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेट नंबर 11। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम गिवन टू 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू द स्फीयर ऑफ द अर्थ। जो आपका अर्थ है उसके 180 डिग्री स्फीयर को, लॉन्गिट्यूड को किस नाम से जाना गया है, ठीक है। देखिए उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो ये आपका एक स्फीयर बना लिया, अर्थ की शेप बना लिया मैंने रफली। ये क्या है आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ पर स्थित है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड है इसे कहते हैं आपका इक्वेटर, दिस इज और लैटिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड है आपका। लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है, ये आपका लॉन्गिट्यूड होता है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इस तरीके से जो मूवमेंट रहेगी वो आपका लॉन्गिट्यूड कहलाता है। ये वाली मूवमेंट आपकी कहलाती है लैटिट्यूड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, ठीक। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हो गया। अब इसमें एक और छोटा सा डिवीजन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होती है, ये वाली, इसको लाइन कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर से लिखते हैं। ये है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक TOC, कैंसर लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका। देन यही चीज़ साउथ में होती है, तो साउथ में थोड़ा सा इस तरीके से होगी, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ होगा, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ठीक है। देन वी हैव 66, इसको नेक्स्ट कलर लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट, ग्रीन ब्लू लेते हैं, चलिए ठीक है। ये जो ब्लू कलर का है टॉप पे, ये पॉइंट है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। नीचे की तरफ यही चीज होती है, सेम पॉइंट पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, ये साउथ वाला एरिया है, इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये डिवीजन है, ये पॉइंट्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में ये वाला तो पॉइंट हो गया, देखिए इस पॉइंट से इस तरफ जाएंगे, देखिए स्फेयर है, स्फेयर में आप इस पॉइंट से, ये आपका 0 पॉइंट है, 0 से आप इस तरफ मूव कर जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे तो आपको 180 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट से आगे की तरफ से इधर से पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये टोटल कितना हो गया स्फेयर, 360 डिग्री। तो इसमें पूछा गया कि जो 180 डिग्री इस जगह से यहाँ पीछे की तरफ जाते हैं अगर जो, तो वो वाला जो पार्ट है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट, ये जो मूव करेगा इस तरीके से पीछे की तरफ यहाँ तक जाएगा जो, तो इस वाले स्फेरिकल पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये होती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल डेट लाइन को कहा जाता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली जो स्फेरिकल शेप में आती है आपकी अर्थ पे, ठीक है। ये एक एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ सरफेस पे अलोंग द पोल, पोल के अलोंग ये एंगुलर डिस्टेंस है विद इक्वेटर के साथ में, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट ये इसका मूवमेंट रहता है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इस तरफ से इधर से जा रहा है, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से घूम के पीछे चला जाएगा, ठीक है। क्लियर, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है इसके दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये है कि ये पास होती है मिडल ऑफ, जो मिड ऑफ द पैसिफिक ओशन है, मिड ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है उसके बीच से होकर ये पास होती है, ठीक है। और रफली फॉलो करती है 180 डिग्री, मतलब देखिए एग्जैक्टली तो किसी ने लाइन खींची नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल चैनल फ्लो होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से फॉलो होती है रफली पैसिफिक ओशन से इस तरीके से, और ये पास होती है और डेविएट होती है, मतलब कुछ जगहों पे डेविएट होती है, जैसे एक प्लेस है एल्यूटिन आइलैंड, एल्यूटिन आइलैंड, ठीक है। एल्यूटिन आइलैंड नाम का एक जगह है, फिजी जगह है, फिजी, फिजी, सोमासा, सोमासा नहीं, नॉट सोमासा, इसका नाम है सोमाऊ, नॉट सोमासा, ठीक है, सोमाऊ, सोमाऊ एंड
गिलबर्ट आइलैंड, इन सभी प्लेसेस से बेसिकली होकर ये डेविएट होते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर जो जानना है, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है तो उसके लिए कौन सा सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक डायरेक्ट सोर्स है जिससे आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ठीक है, तो अर्थक्वेक से, ग्रेविटेशनल वेव से, अर्थ मैग्नेटिज्म से या वैल्कोनिक से। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा वॉल्केनोस। जो ज्वालामुखी होता है ना, वैल्कोनिक इरप्शन होता है, ठीक है, इरप्शन जो ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, जब फटता है तो उसके अंदर से क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है लावा के फॉर्म में वो बाहर आती है, और बाहर आकर क्या होता है आसपास के एरियाज में, सराउंडिंग में वो जमा हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है डायरेक्टली सोर्स से आई है, मतलब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से कोई मटेरियल आपका डायरेक्टली बाहर आ गया, तो उस चीज़ से आपको क्या है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अर्थ के बारे में जानने को मिलती है। ठीक है, रादर देन आप एक्सकवेट करें, आप एक्सकवेट करेंगे एक लिमिटेड डेप्थ तक एक्सकवेट करेंगे, एक लिमिटेड पार्ट तक करेंगे, है ना। अब जो जो वॉल्केनिक में होता है इरप्शन के दौरान, तो उसमें क्या मतलब सारी चीज़ें बहुत इंटीरियर डेप्थ ऑफ द अर्थ से भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को बाहर मिलती हैं। ठीक है, अब जो ये अर्थक्वेक वेव्स है या आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स है या मैग्नेटिज्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये जो है ये इनडायरेक्ट मेथड्स है, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के अंदर के बारे में जानने के लिए ये सारे इनडायरेक्ट हैं, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करके आप ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट इससे आपको ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं मिलती। ठीक है, जो आपको वैल्कोनिक इरेक्शन से मिला हुआ जो मटेरियल है उसकी हेल्प से मिलता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैल्कोनिक इरप्शन हैव कॉज्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का जो किस टाइप के, देखिए ये सारे क्या है वॉल्केनिक इरप्शंस के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। इसमें से वो कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन का प्रकार है जिसके जो कारण बनता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का, ठीक है, वो होता है आपका ये जो है फ्लडेड टाइप का। ठीक है, फ्लडेड टाइप का जो वॉल्केनिक इरप्शन होगा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन जैसा देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि भाई वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी फटता जा रहा है, तो देखिए इस पॉइंट से जैसे सपोज यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता जा रहा है, तो वो लावा जो है वो इस तरीके से प्लेसेस पे फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह एक काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाता है और वो वहाँ पर एक प्लेट्यू टाइप का बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं यहाँ पर प्लेट्यूज बन जाते हैं, प्लेट्यू पठार बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो गया, ये फ्लड की वजह से, मतलब ये ऐसा नहीं ना कि निकला यहाँ से तो एक उसी जगह में कन्फाइंड हो गया, ये एक लार्ज एरिया में स्प्रेड आउट हो जाता है विद नंबर ऑफ लेयर्स के साथ। ठीक है, और इस तरीके की जो कंडीशन है इंडिया में देखने को मिलती है कहाँ पर, मोस्टली इन द साउथ वेस्ट, सॉरी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पास। सेंट्रल इंडिया जो है वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र का जो एरिया है, जो जिसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू का जो एरियाज है, उन सभी वो सभी एरिया इसी टाइप के वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं। ठीक है, जिनकी थिकनेस जो है वो 50 मीटर के ऊपर ज़्यादा जनरली देखने को मिलती है और एक बहुत बड़े एरिया तक ये स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीकी लेयर कौन सी है। देखिए ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस, अब इसको हम थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर, इसके सबसे ऊपर कौन सी लेयर देखने को मिलती है, देखने को मिलती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब यही जो लेयर होती है, ये वाली ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होती है, ये अप टू 10 किलोमीटर की रेंज में रहती है, 0 से 10 किलोमीटर की रेंज में रहती है। इसी लेयर के अंदर सारी एयर एक्टिविटीज़ या वेदर एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलती है। मतलब ये एटमॉस्फेयर का जो 75% ऑफ एयर है वो इसी लेयर के अंदर देखने को मिलता है। कौन सी लेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्लोजेस्ट लेयर पूछा था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया। बट अगर जो हम बाकी लेयर्स के बारे में भी जानना चाहें तो अब देखिए इसी लेयर के अंदर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी लोग इसी के अंदर देखने को रहते हैं और क्लाउड्स भी इसी लेयर के अंदर फॉर्म होते हैं। इससे ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर आती है जो
इसकी जो रेंज रहती है वो 10 to 50 किलोमीटर के आसपास की रेंज रहती है, 10 से 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है धीरे धीरे विद इंक्रीजिंग हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। देखिए अभी यहाँ क्या ओजोन लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, 10 है तो टेम्परेचर कम मतलब कम रहेगा, यहाँ 20 किलोमीटर ऊपर चलेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ेगा, है ना। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। देन इसके ऊपर आती है आपकी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर, ठीक। मीजोस्फेयर आपकी रहती है 50 से 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर तक की, ठीक है। इस रेंज में ये रहती है मीजोस्फेयर की आपकी जो लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर इस लेयर पर 50 के ऊपर आने के बाद जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो फिर से कम होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर फिर से कम होना, ठीक है। 50 तक तो बढ़ रहा था, फिर यहाँ पर आने के बाद कंडीशन ऐसी आती है कि टेम्परेचर फिर से कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर देखिए जो आपका ये वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। आइनोस्फेयर जो है वो 85 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी एरिया है वो आइनोस्फेयर के अंदर आता है, जिसके अंदर आपका आइनोस्फेयर में फिर थर्मोस्फेयर भी इसी के अंदर आता है आपका, ठीक है। एक्सोस्फेयर वाला पार्ट भी इसी के ऊपर फिर बाकी देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ट्रोपोस्फेयर, जो क्लोजेस्ट लेयर है आपकी अर्थ सरफेस से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट आइडियल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए सबसे आइडियल लेयर कौन सी होती है। देखिए अर्थ सरफेस की हमने बात करी, उससे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होता है आपका, कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव एन स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर है आपका थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, देन उसके ऊपर आइनोस्फेयर। ये सब इस तरीके से है आपका पूरा लेयर है, मतलब एक तरीके से ये आपका अर्थ सरफेस है। तो प्लेन के लिए जो बेस्ट सुटेबल रेंज है एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए वो है आपका कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए ये आपका रेंज कितना था, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर का जो हाइट है, मतलब ये जो 10 से 50 वाला रेंज है, इस रेंज में बेसिकली जो प्लेन्स हैं उनके फ्लाई करने के लिए ये बेस्ट सुटेबल रेंज है, ठीक है, अप टू 50 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट लेयर है। और इसी लेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो जोन सेक्शन है, इसी के अंदर ओजोन लेयर आपको देखने को मिलती है। और ये लेयर आपकी क्या एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं वही उन हार्मफुल रेडिएशंस को मैक्सिमम पार्ट आपकी ये जो वाली स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है यही एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और इसके साथ में अगर जो हम बात करें कि जो आपका मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर वाला जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर वाला जो ये वाला जोन है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, मीजोस्फेयर में आपको देखने को मिलते हैं मीटेरॉइड्स, ठीक है, मीटेरॉइड्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपका स्ट्रेटोस्फेयर में आपका प्लेन हो गया है ना। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो एरोप्लेन हैं वो कहाँ पर बेस्ट प्लेस है उनके फ्लाई करने के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो एरिया है, जिसके लिए किलोमीटर की हम बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर की जो अबव द अर्थ सरफेस से जो हाइट है वहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स अ कोल्ड करंट। कोल्ड करंट का जो कोल्ड ओशियनिक करंट है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, बेसिकली मतलब एग्जाम्पल के कॉम्बिनेशन पूछा गया, पेयर में से कौन सा कोल्ड करंट का एग्जाम्पल है। अब देखिए कोल्ड करंट की बात आ रही है तो इससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस, और ये आपका क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोल्ड करंट हो गई, कोल्ड ओशियनिक करंट, एक होती है हॉट ओशियनिक करंट, हॉट ओशियनिक करंट्स, ठीक है। अब देखिए कोल्ड ओशियनिक करंट कौन सी होती हैं, कोल्ड होती हैं आपकी जो आपकी पोल से देखिए ये पोल से, मैं ब्राउन कलर में जो बना रहा हूँ, पोल से इक्वेटर की तरफ जो करंट मूव करेंगी, चाहे आपका नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वो आपकी क्या कहलाती हैं, कोल्ड ओशियनिक करंट्स, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से, ये आपके पोल्स हैं दोनों, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से जो सेंटर की तरफ, बीच की तरफ जाएंगी वो आपकी कोल्ड ओशियनिक करंट होती है। देन जो करंट्स आपकी यहाँ से मतलब इक्वेटर से इधर जाए, पोल्स की तरफ जाए, रिवर्स ऑर्डर ले लिया अभी, ठीक है, इस तरफ मूव करना चालू कर दें, है ना। जब जो करंट्स आपकी इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करें वो आपकी क्या कहलाती हैं, हॉट करंट, हॉट ओशियनिक करंट कहलाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, जब कभी आप मैप में देखेंगे इन चीज़ों को तो जहाँ पर भी आपको ये डायरेक्शंस दिख जाए
किस तरफ मूव कर रही हैं, तो उससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सी हॉट करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोल्ड करंट की जो एग्जांपल है पेयर कौन सा है वो। अब देखिए कोल्ड करंट के जो अगर हम कुछ नामों के बारे में बात करें, तो एक नाम है आपका कोल्ड करंट के बारे में बात कर लेते पहले। ठीक है, कोल्ड करंट, तो कोल्ड करंट के अंदर एक है कैलिफोर्निया करंट, शॉर्ट में लिखता हूँ, कैलिफोर्निया करंट है, और फिर हम्बोल्ट करंट है, हम्बोल्ट करंट आपका, लेब्राडोर करंट, कैनरी करंट, बेनगुला करंट, फैल्कलैंड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड ओस्काला करंट। ठीक है, ओस्काला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो करंट हैं ये बेसिकली आपकी कोल्ड करंट्स हैं। ये आप नाम ध्यान रखिएगा, इनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैंने प्रोनाउंस किया है, लिखा नहीं है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट करंट, लेब्राडोर करंट, देन कैनेरिया करंट, बेनगुलिया करंट, फैल्कलैंड करंट, और फिर यह है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ओस्कोसिक, ओस्कोसिक नहीं ओस्कोसिक, इसका स्पेलिंग में अगर जो लिख दूँ बेटर रहेगा, यह है ऑक्सोटिस्क, ऑस्कोटिस्क करंट जो है, ये 8 करंट जो है ये आपकी कोल्ड करंट में आती हैं। ठीक है, और बाकी हॉट करंट या हम इनका दूसरा नाम लेते हैं वार्म करंट, वार्म करंट या हॉट करंट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इनके अलावा जो भी करंट होंगी वो सारी क्या रहेंगी आपकी, वार्म करंट रहेंगी। नाम ध्यान रखना है आपको, ये आपको 8 पता है तो आप आसानी से हॉट करंट या वार्म करंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला नाम नहीं था, ये भी नहीं था, गल्फ था, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नहीं था, हमारे पास वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था, खुर्शियो करंट नहीं था, ब्राजीलियर, मकेम्बिया करंट, मोजाम्बिक करंट, ये सारी क्या है, ये जितने भी करंट्स के नाम लिए हुए इन तीनों ऑप्शंस में ये सारी वार्म करंट्स हैं। सिर्फ ये जो आपका थर्ड लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, बेंगुला और लेब्राडोर, ये 2 करंट्स जो हैं ये आपके क्या हैं, कोल्ड ओशनिक करंट्स हैं। ठीक है, तो आपको कोल्ड ओशनिक करंट आपको याद कर लेनी है, 8 के 8, उसके बाद फिर आपको इजीली इनके अलावा कोई भी करंट आ जाए कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए अगर जो आप हॉट वार्म एयर करंट की, वार्म ओशनिक करंट की बात करेंगे, तो ये लगभग 22 हैं इन टोटल, 22 हैं, 22 हैं इन काउंटिंग में, तो उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो बेटर है आप इनको याद कर लीजिए, जो आपकी 8 है ये कोल्ड वाली, ये याद हो गई, तो इनको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट कुछ वार्म इनकी जो आपकी वार्म वाली है उनकी भी आपको थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए, जैसे आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल कॉन्करेंट करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये कुछ ब्राजीलियन करंट है, ये आपका मोजाम्बिक करंट है, ये सारी कुछ क्या है, वेस्टर्न सॉरी वार्म ओशनिक करंट की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड अकर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, दुनिया की सबसे ऊंची जो टाइड है, ठीक है, वो कहाँ पर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है बे ऑफ फुंडे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा, बे ऑफ फुंडे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइट की टाइड आपको देखने को मिलती है, दुनिया की सबसे ऊंची हाइट की, और ये कहाँ पर है, ये है नोवा स्कॉटिया, नोवा स्कॉटिया कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर है ये, नोवा स्कॉटिया कनाडा के अंदर। और इसकी जो टाइड की हाइट है बेसिकली ये कितनी है आपकी, 15 से 16 मीटर की, 15 से 16 मीटर ऊंची जो है लहरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये ऐसा क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो 2 हाई टाइड्स जो हैं और 2 लो टाइड्स एवरी डे आती हैं, मतलब क्योंकि पर डे जो 24 आवर का टाइम पीरियड है उसके अंदर 2 हाई टाइड्स आती हैं, 2 लो टाइड्स आती हैं। ठीक है, जब ये 2 लो टाइड्स आती हैं एवरी, अभी देखो 24 घंटे की बात है, तो हर मतलब हर 6 घंटे के अंदर है ना, हर 6 घंटे के अंतराल पर 2 हाई टाइड्स आ जाएंगी और 2 लो टाइड्स आ जाएंगी, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल हाइट है टाइड की वो रफली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइट वाला टाइड का एरिया आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर सबसे ऊंची टाइड्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, एशिया को यूरोप से अलग कौन सा माउंटेन रेंज करता है। ठीक है, एशिया और यूरोप को, ठीक है, इसको अलग करने वाला जो माउंटेन रेंज है वो है आपका उरल माउंटेन। ठीक है, उरल माउंटेन रेंज जो है ये आपका रशिया में पड़ता है, बेसिकली रशिया से शुरू होता है
ठीक है, और आपका यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज तक ये जाता है, ठीक है, उन दोनों को सेपरेट आउट करने का काम करता है आपका उरल माउंटेन रेंज, जो कि लगभग 1550 माइल्स, या फिर अगर जो हम बात करें 2500, नो सॉरी, ढाई 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 हाँ 2500 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज है, मतलब 2500 किलोमीटर की लंबी एक पर्वत श्रृंखला है उरल माउंटेन, जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये बढ़ता है एक्चुअली कहाँ तक, एक्सटेंड कहाँ तक होता है, ये जो कारा सागर है नॉर्थ इन द उरल, जो उरल रिवर है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ तक चलता है, और इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है, जो उरल माउंटेन के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, उसका नाम है माउंट नारो नरोडनाया, माउंट नारोडनाया, जिसकी हाइट है 6217 फीट की, ठीक है, और अगर जो हम इसे मीटर में बात करें तो 1895 मीटर की जो है इसकी हाइट है, ठीक है, उरल माउंटेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक रफली मैप बना लेते हैं हम इंडिया का, ये इस तरीके से ये इस तरीके का साउथर्न इंडिया का पार्ट मैप है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो चेंज करते हैं हम कलर को, इसमें ब्लू कलर रहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं आपका गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट के नाम से जानते हैं ये वाला पार्ट, है ना। अब यहाँ पर गुजरात के बाद जब यहाँ गुजरात खत्म हो जाता है, वहाँ से महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक पूरा ऑलमोस्ट केरला तक, ठीक है, ऑलमोस्ट केरला तक, यहाँ पर जो कोस्ट है इसे कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कोस्ट कोंकण कोस्ट। और केरला वाला जो एरिया है इसे कहते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। देन आपका ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। देन आंध्र प्रदेश से लेकर फिर आपका जो है आपका उड़ीसा का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्थन सिरकार, नॉर्थन सिरकार, ठीक है। और एक उड़ीसा के अंदर ही, सिर्फ उड़ीसा के अंदर है, उसे कहते हैं उत्कल सरकार, उत्कल कोस्ट, ठीक है। तो ये कई सारे कोस्ट हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मालाबार कोस्ट कहाँ है आपका, देखिए यहाँ पर है केरला के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए केरला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, गंगोत्री के उत्तर में कौन सा पास सिचुएटेड है ये पूछा गया है। एंड ऑल्सो कनेक्ट द उत्तराखंड विद तिब्बत, तिब्बत को उत्तराखंड से कनेक्ट करने वाला वो कौन सा पास है जो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, वो है आपका मोलिंगला पास, देखिए मोलिंगला पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मोलिंगला पास ये आपका सिचुएटेड है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर जो हम बात करें इसकी 5669 मीटर की ऊंचाई पर है फ्रॉम द मीन सी लेवल इन द ग्रेट हिमालयन रेंज के अंदर, जो कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत के साथ में इन स्नो कवरिंग, मतलब देखिए जब विंटर का टाइम होता है वहाँ पर जब स्नो गिर रही होती है, बर्फ गिर रही होती है, बर्फ से पूरा इलाका उधर ढका होता है, तो उस टाइम पर भी ये जो मोलिंगला पास है ये तिब्बत से कनेक्ट करता है उत्तराखंड को, इंडिया को, ठीक है। फिर एक है यहाँ नीति पास, तो नीति पास जो है बेसिकली ये ज्वाइन करता है, ये भी किसको, उत्तराखंड प्लस तिब्बत, तिब्बत को ही ज्वाइन करता है ये, ठीक है। ये भी आपका उत्तराखंड और तिब्बत को ज्वाइन करने वाला एक पास है। फिर एक पास है यहाँ पर मग मग सॉरी मगशा चूरा, मक्सा चूरा जो है ये आपका कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से, जिसे नोन एज फॉर द लैंड स्लाइड्स, ठीक है, जब लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं, या फिर बेसिकली मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसके थ्रू ये किया जाता, कनेक्ट करता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ पर है, ये लोकेटेड है कुल्थी, नहीं कुथी 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 वैली के अंदर, कुथी वैली के अंदर ये लोकेटेड है मक्सा चूरा। और फिर ये माना पास जो है, माना पास आपका ग्रेट हिमालयन रेंज में पड़ता है, ये भी आपका इंडिया मतलब उत्तराखंड और तिब्बत दोनों को कनेक्ट करता है, और ये वर्क करता है रिमेन मतलब 6 मंथ के दौरान वर्क करता है, ठीक है। ये बेसिकली जितने भी पास हैं ये सारे आपके कहाँ पर हैं, उत्तराखंड के अंदर हैं, जो कनेक्ट करते हैं आपको इसके साथ, तिब्बत के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोलिंगला पास जो है वो गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2021 रामानुज प्राइज ऑफ यूथ मैथमेटिशियन। देखिए रामानुज प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में एक बहुत मतलब एक अच्छा काम करने या बहुत अच्छा वर्क किया हो मैथमेटिक्स के फील्ड में, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है रामानुज प्राइज फॉर द यूथ मैथमेटिशियन के फील्ड में। तो ये अवार्ड दिया गया 2021 का किसको? नीना गुप्ता को। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है ये वाला। ठीक है, क्लियर। और ये अवार्ड देता कौन है? ये देता है आपका इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन। ठीक है, जैसे IMU कहें शॉर्ट में, है ना, इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन जो है ये अवार्ड देता है, रामानुज प्राइज दिया जाता है इसके द्वारा। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? ये आपके बर्लिन में। बर्लिन जो कि कैपिटल किसकी है? जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, और ये दिया गया था इन्हें पिछले साल अवार्ड मिला था 22 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Who among the following has been appointed as the next executive director of the UN General Agency UNICEF? तो जो यूनिसेफ है बेसिकली, ये जो यूनिसेफ है इसके अंदर जो जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ये पूछा गया है। वो अपॉइंट हुई है क्रिस्टीना रसल। क्रिस्टीना रसल। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है यूनिसेफ के? न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क। मणिपुर स्टेट हैज वॉन द सीनियर वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप। वेयर वॉज द चैंपियनशिप हेल्ड? चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित की गई थी? मणिपुर स्टेट ने ये चैंपियनशिप जीती है। तो ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी कहाँ पर? केरला के अंदर। ठीक है, और जो मणिपुर है, मणिपुर ने किसको हराया था? ठीक है, और मणिपुर ने हराया था, मणिपुर ने डिफीट किया था, मतलब हराया था किसको? रेलवेज को। ठीक है, रेलवेज की जो टीम थी उसको हराकर मणिपुर ने ये खिताब अपने नाम किया है, और इसका आयोजन किया गया था केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज एलिवेटेड टू whom a new position making him of the White House office of the presidential personnel। ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है व्हाइट हाउस के अंदर? जो है न्यू पोजीशन अपॉइंट की गई है व्हाइट हाउस के अंदर, ऑफिस के अंदर। तो वो है गौतम राघवन। ठीक है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौतम राघवन को प्रेसिडेंशियल पर्सन इन व्हाइट हाउस जो है एज अ अपॉइंट किया गया है जो बाइडेन के ऑफिस के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गिवन द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन मनुबुंकल इन सबरूम। ठीक है, तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एक इस प्लेस पर बनाई जाएगी, और ये कहाँ पर है बेसिकली? ठीक है, ये है एक्चुअली आपकी कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर। तो त्रिपुरा के अंदर जो है ये यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है बनाई जाएगी इस प्लेस पर। मिल्क प्राइस मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है किस स्टेट के द्वारा? ये लॉन्च की गई है उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, और उत्तराखंड में जो वुमेन्स है बेसिकली, ठीक, जो वुमेन्स हैं जो गाय वगैरह पालती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं घसियारी। घसियारी के नाम से जाना जाता है। जो एनिमल्स को पालती हैं, वुमेन्स जो है वो गाय या भैंस या बकरियाँ, मतलब ये जो मिल्क प्रोड्यूसिंग या एनिमल्स को बेसिकली पालते हैं उनको कहते हैं घसियारी। ठीक है, तो ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की कैपिटल है आपकी देहरादून। ठीक है, तो ये थे आपके जो हमारा सेट नंबर 11 है आपका PCS के एग्ज़ाम्स के लिए। उसके अंदर कुछ हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आए आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।